जैसे कि हम शुरू करते हैं। ऐसे क्या होगा ना कि हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ऐसे साथ में पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं बस वन वन करके बोलती जाऊंगी, जो समझाने वाला होगा उसे समझाती जाऊंगी, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है भावात्मक क्षेत्र यानी कि डोमेन, यानी कि जो भावात्मक क्षेत्र होता है उसमें क्या शामिल है। तो जाहिर सी बात है भावात्मक है, यानी कि भावनाओं या भावात्मक क्षेत्रों में वृद्धि की बात करेगा। सामाजिकरण की विशेषता कौन सी है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा कि एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की विशेषताएं और ज्ञान, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजन यानी अनुकूलन का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है इसमें नई जानकारियां या नई अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूदा योजनाओं या विचारों को संशोधित करना शामिल है, ठीक है। मतलब कि अगर हमें अनुकूलन चाहिए, समायोजन चाहिए, तो हमें उसमें नई जानकारियां, नए अनुभवों को परिणाम स्वरूप मौजूदा यानी कुछ रिजल्ट योजनाओं या विचारों को संशोधित करना शामिल है। यानी कि हम उसको संशोधित यानी करना मतलब होता है कि कुछ चेंज करना, ठीक है। उसे कहते हैं समायोजन और अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास क्या उपलक्षित करता है। तो इसका आंसर होगा मात्रात्मक परिवर्तन, ठीक है। विकास उपलक्षित करता है मात्रात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, मैस्लो के अनुसार जरूरतों को कौन सा सेट बच्चे की पहली जरूरत होती है। तो मैस्लो के अनुसार जरूरतों का यानी कि नीड का कौन सा सेट बच्चे की पहली जरूरत है। तो फर्स्ट है हमारा शारीरिक जरूरत, ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन है ज्ञानी बच्चे सांस्कृतिक रूप से दृढ़ संकल्प होते हैं, आप इससे क्या समझते हैं। तो ज्ञानी बच्चे सांस्कृतिक रूप से दृढ़ संकल्प होते हैं, इसका मतलब है कि इस शिक्षा के लिए घर, स्कूल, मीडिया, खेल और कला जैसे सांस्कृतिक संस्थान जिम्मेदार है। यानी कि जो बच्चे जो होते हैं सांस्कृतिक रूप से यानी कि कल्चरल है, तो दृढ़ संकल्प इसलिए होते हैं क्योंकि उनका शिक्षण जो होता है घर का वो अच्छा होता है, स्कूल अच्छा होता है, उनकी आसपास की मीडिया अच्छी होती है, खेल में उनका अच्छा होता है, कला जैसे सांस्कृतिक संस्थान जिम्मेदार है, मतलब वो सब अच्छे प्रोवाइड कराते हैं बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये उदाहरण किस श्रेणी से संबंधित है। सर्वाधिक प्रभावी समाधान चुनें, सबसे योग्य उम्मीदवार को सेवा में रखें, नए बजट को स्पष्ट करें और नवोचित सिद्ध करें। इसका आंसर है मूल्यांकन। यानी कि इसमें देखिएगा समाधान चुनिए और सबसे योग्य उम्मीदवार को सेवा में रखिए और नए बजट को स्पष्ट करिए, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीखना कब शुरू होता है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं 100 क्वेश्चन आज फटाफट कर दूं, ठीक है। सीखना कब शुरू होता है, जब कोई व्यक्ति घर पर बातचीत करता है तभी से हमारा सीखना चालू हो जाता है, जब कोई व्यक्ति घर पर बातचीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जन्म से 2 साल की उम्र तक प्रमुख विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन क्या है। तो इसका 4 आंसर होगा बच्चे मूलभूत कार्यों जैसे चूसने, पकड़ने, देखने और सुनने के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। यही है हमारे जन्म से 2 साल की उम्र तक की प्रमुख विशेषता है और ये हम देखते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, बच्चों को संपोषित करने के लिए प्राथमिक प्रतिवेश क्या है। तो इसका आंसर है परिवार। इसको संपोषित करने के लिए, इसको पोषण देने के लिए इसका सबसे प्राथमिक प्रतिवेश हमारा परिवार ही होता है, ठीक है। 11 है डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम किस चीज को बढ़ावा देना चाहते थे। तो इसका आंसर है उच्च प्रकार का चिंतन, याद रखना बेंजामिन चिंतन, ठीक है। डॉक्टर जो बेंजामिन ब्लूम थे वो ज्यादा बच्चों को हाई क्रिटिकल थिंकिंग पे बढ़ावा देते थे, बातें करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीन पियाजे ने सामाजिकरण के लिए क्या स्पष्टीकरण किया। ये पियाजे लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा उनका मानना था कि मानव विकास दोनों जैसे कि जैविक परिपक्वता और बढ़ते सामाजिक अनुभव का परिणाम है। याद रखिएगा जैविक मेच्योरिटी और बदले सामाजिक अनुभव का परिणाम होता है क्या, मानव विकास, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन हमारा 3 से 5 एज वर्ग के बच्चे कैसे सीखते हैं, 3 से 5। तो इसका आंसर है बारीक मोटर का, एक मिनट यहाँ पे आने दीजिए, बारीक मोटर यानी कि क्या बोलते हैं इसको, गति, मोशन कार्यकलापों पर अधिक ध्यान के साथ विभिन्न अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। 3 से 5 में क्या होता है बच्चा अपने मोटर कार्यकलापों यानी चलने फिरने से उससे पर अधिक ध्यान के साथ विभिन्न अनुभवों के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है सीखना वह प्रक्रिया है जहाँ व्यक्तिगत मस्तिष्क समूह गतिविधियों से चेतन या अचेतन रूप में प्रभावित होता है। तो ये सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, कैसे, इसका मतलब क्या अर्थ है। देखा कि सीखना वो प्रक्रिया जहाँ व्यक्तिगत मस्तिष्क यानी कि हम जो खुद सीख रहे हैं, अपने दिमाग में अपने भर रहे हैं, मतलब कोई भी चीजें गतिविधि से चेतन यानी कि कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, उस रूप से हमारा प्रभावित होता है हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टेज में है भी तो हम कितना भी हमें पढ़ते जाए हमें दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। अगर हम स्टेज में नहीं है और चीजें थोड़ा कठिन भी है लेकिन फिर भी हम उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो चीजें हमारे अंदर जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा क्या सक्षम करती है। तो इसका आंसर है न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत से भविष्य की पीढ़ियों तक सभी संस्कृति को संचालित करना। तो भाषा क्या सक्षम करती है, मतलब क्या हमको इनेबल करती है, नॉट अनेबल, इनेबल क्या करती है। तो कह रहे सिर्फ हमें वर्तमान में नहीं बल्कि अतीत से भविष्य तक पीढ़ियों तक संस्कृति को संचालित करती है, मतलब कि संस्कृति कल्चर जो होता है संचालित करती है यानी कि उसको स्प्रेड करती है, ठीक है। और 16वां क्वेश्चन है देर तक बचपन के लिए जीवन काल के दौरान हैवी घोस्ट के विकासात्मक कार्य क्या है। तो देर तक बचपन के लिए यानी कि हमको लग रहा है नॉट लग रहा है जो हमारा आता है ना लेटर चाइल्डहुड, उसके बारे में बात कर रहा है कि हैवी घोस्ट के विकासात्मक कार्य क्या है। तो यह है इनका शारीरिक कौशल सीखना, स्वयं के प्रति अच्छे दृष्टिकोण प्राप्त करना और हम उम्र के साथ मिलना जुलना सीखना, यही हमारा लेटर चाइल्डहुड का क्या बोलते हैं विकासात्मक कार्य है। जो कौशल सीखते हैं, स्वयं के प्रति अच्छे दृष्टिकोण बनाते हैं और हम उम्र के साथ मिलना जुलना सीखते हैं, ये कौन बताते हैं हमारे हैवी घोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्याशित समाजीकरण का क्या अर्थ है। तो प्रत्याशित समाजीकरण का अर्थ है तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य समूह में शामिल होने की प्रत्याशा से समूह की संस्कृति सीखता है। प्रत्याशित
यानी कि प्रत्याशा से समूह की संस्कृति सीखता है, मतलब उसे जिज्ञासा है कि हाँ मुझे सीखना है चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि डोमेन में स्मरण से आप क्या समझते हैं। तो जो कार्य संज्ञानात्मक यानी कि हमारा कॉग्निशन जो होता है, उसमें जो हम रिमेंबर करते हैं, कोई चीजों को स्मरण करते हैं, उससे हम क्या समझते हैं। तो कार्य संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना हमारा संज्ञानात्मक कार्य। याद रखना, कुछ और मत सोचना, बस याद रखना जो पहली जानकारी जो हम याद किए रहते हैं फिर उसको फिर पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई सवाल पूछ रहा है लाइक ऑन द, मतलब बिल्कुल ऑन द स्टेज, और आपका बिल्कुल दिमाग काम कर गया, तो उसमें क्या बोलेंगे संज्ञानात्मक, यानी कि जो पहले जो सीखी जानकारी थी उसको फटाक से नहीं याद कर लिया, ये हमारा क्या है कॉग्निशन। अब हमारा 19, आप पाइगेट के सेंसरी मोटर चरण से, सॉरी ये बोल रहा है ना कि पियाजे के सेंसरी चरण से आप क्या समझते हैं। वही सेंसरी है हमारा जो 0 से 2 वर्ष का होता है। तो कह रहा है कि बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। बच्चा काफी छोटा होता है, 2 साल का बच्चा क्या सीखेगा, 1 साल का बच्चा वो अपने इंद्रियों के माध्यम से ही तो दुनिया को सीखेगा। तो सेंसरी मोटर के चरण से क्या समझते हैं, जो बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखता है। 20 मैं स्पीड में पढ़ा दूँ, मैं सोच रही हूँ 100 क्वेश्चन करा दूँ। तो 20 नंबर है, चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत भाषा शिक्षकों की सहायता करता है क्योंकि उनका मानना है कि बच्चे कोई भी मानव भाषा सीखने की अंतर्निहित क्षमता के साथ पैदा होता है। याद रखिएगा, नॉन चॉम्स्की ही है जिन्होंने भाषा विकास के सिद्धांत पर बात किया है कि बच्चा जो होता है, कोई भी मानव जो होता है, वो भाषा सीखने का उसका अंतर्निहित क्षमता होता है, मतलब कि वो बचपन से पैदा होता है तो उसके अंदर मतलब ये सब भाषाएं पहले से विकसित होती रहती है, मतलब खोज की रहती है और पैदा होने के बाद सीख लेता है, ठीक है। और हमारे सेक्शन सेकंड पे, तो 1 नंबर है हमारा, प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ। इसका अर्थ क्या है, उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार। प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ, माने कि जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रौद्योगिकी यानी कि कंपनी वगैरह, उससे किसी ज्ञान का विस्फोट हुआ। इसका मतलब हुआ कि उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्द के लिए लैटिन में समतुल्य शब्द क्या है, एडुकेयर। क्या रखना, लैटिन में समतुल्य शब्द का मतलब होता है एडुकेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीएचडी का विस्तार रूप क्या है, ये सब हम जानते हैं ना, अटेंशन डेफिसिट हाई डिजीज। याद रखिएगा, डिसऑर्डर नहीं होता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये डिसऑर्डर नहीं होता है, सॉरी एडीएचडी का विस्तारित रूप यानी कि फुल फॉर्म इसका क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन होगा इसी डी से डेफिसिट, और हाई नहीं होगा, हाइपर एक्टिविटी, मतलब बच्चा हमेशा हाइपर सोचता रहता है, और डिसऑर्डर होता है, ये डिजीज वगैरह नहीं होता है, ये डिसऑर्डर होता है। और दूसरा एच फॉर हाइपर एक्टिविटी, डी फॉर डिफिसिट और एड फॉर अटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबी को स्वर्ण असफलता है और उसके स्कूल के सभी छात्रों में ऐसी कई कठिनाइयां और विकलांगताएं हैं। आप इस तरह के स्कूलों को क्या कहते हैं। इसे हम विशेष स्कूल कहते हैं, जैसे कि जहाँ पे हमारे बच्चे जो होते हैं जो नहीं सुन पाते हैं, और उनके मतलब जो स्कूल के सभी छात्र होते हैं ऐसे ही मतलब बहुत सारी कठिनाइयों से या विकलांगताएं से जुड़े होते हैं, तो हम उसे स्पेशल स्कूल के रूप में जानते हैं, ठीक है। लिंग विभिन्नता का अर्थ क्या है, लिंग विभिन्नता मतलब होता है पुरुषों और महिलाओं का साम्य अनुपात। याद रखिएगा, लिंग विभिन्नता का अर्थ होता है पुरुषों और महिलाओं का साम्य अनुपात, लिंग विभिन्नता होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईईपी का पूर्ण रूप क्या है। तो आईईपी का फुल फॉर्म है हमारा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, ठीक है। आई फॉर इंडिविजुअलाइज्ड, ई फॉर एजुकेशन एंड पी फॉर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सॉरी, शिक्षा का उद्देश्य डैश के अधीन एक तत्व है, तो ये शैक्षिक दर्शन शास्त्र है, एजुकेशनल फिलोसफी है, ठीक है। शिक्षा का एम क्या होता है, पर्पस क्या है, तो ये एजुकेशनल फिलोसफी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क मानचित्र का उपयोग करना एक शिक्षा दृष्टिकोण है, इसका उपयोग शैक्षिक दर्शन के निम्नलिखित में से कौन सा होने पर किया जाता है। तो तर्कवाद कर रहा है कि मस्तिष्क मानचित्र का उपयोग करना एक शिक्षा दृष्टिकोण है, मतलब कि जो हम ना माइंड मैप बनाते हैं ना कि हाँ कौन सा चीज क्या आया, तो क्या इसका उपयोग अगर हम शैक्षिक दर्शन में कर रहे हैं तो मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा होने पर मतलब क्या है वो, ठीक है। हमारा तर्क है, तर्क कर रहे हैं, वहाँ पे माइंड मैपिंग कर रहे हैं, तर्क और कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पठन के साथ विशेष शैक्षिक जरूरतों को डैश कहा जाता है, इसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। जानते हैं ना पठन के साथ क्या आता है, डिस्लेक्सिया, इजी है। नेक्स्ट चलते हैं, 10 नंबर है, किशोर अपराध का मतलब क्या है। किशोर अपराध का मतलब होता है कि युवा बच्चे द्वारा आदतन आपराधिक कृत्य करना, ठीक है। मतलब कि मतलब उसका डेली काम है आदतन, और वो अपराध कृत्य मतलब बहुत खराब काम करना, उसको युवा बच्चों द्वारा आदतन आपराधिक कृत्य करना मतलब खराब काम करना, उसे हम क्या कर सकते हैं, किशोर अपराध, ठीक है। और NIOS का पूर्ण रूप क्या है, जैसे कि हम लोग इसका बुक भी पढ़ते हैं, तो इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। देखिए हमको पता है OS मतलब होता है ओपन स्कूलिंग, और NI से याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। ओपन स्कूलिंग होता है और क्या होता है नेशनल इंस्टीट्यूट, एक तरह की एक संस्था है, तो नेशनल संस्था। शैक्षिक दर्शन को इस रूप में परिभाषित किया जाता है, अगर शैक्षिक दर्शन वही जो एजुकेशनल फिलोसफी है उसको किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो है कि टीम द्वारा निर्धारित विश्वासों और मूल्यों का एक सेट। देखिए कोई भी फिलोसफी होती है ना, तो हम चीजों को कैसे समझते हैं, दुनिया को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, वही चीज होती है, मूल्य क्या है, तो करके टीम द्वारा निर्धारित विश्वासों और मूल्यों का एक सेट होता है हमारा शैक्षिक दर्शन, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन है, NEP 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल पर्पस क्या था। तो इसका था कि सार्वभौमिक बच्चों का पहुंच है, उनका एनरोलमेंट यानी कि नामांकन भी हो, ठीक है। NEP का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था, शैक्षिक ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल है और नामांकन करें।
14 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट इज अनेबल टू वॉक एंड टॉक प्रॉपर्ली दिस इज रिफर्ड टू एज लोकोमोटर डिसेबिलिटी। देखिए लोकोमोटर मतलब हम जानते हैं कि हमारा जो भी होता है फिजिकल चीज से जुड़ा होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, जो बच्चा वॉक नहीं कर सकता, प्रॉपर टॉक नहीं कर सकता, बातें नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या करेंगे, लोकोमोटर में लाएंगे। मेंटल यानी कि माइंड से, लर्निंग यानी कि पठन से, और यहाँ पे लिखा है वॉकिंग डिसेबिलिटी, तो ऐसा हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कनेक्टिंग विद अदर स्कूल एंड पेयरिंग विद द स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन एन इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। सही बात है ना। अगर हम कभी भी देखिए कह रहे हैं कि फ्रॉम अदर कंट्री, फॉर डिफरेंट कंट्री, तो जब डिफरेंट कंट्री का बात होगा ना तो ग्लोबलाइजेशन आएगा, ठीक है, इतना याद रखना है। ये नेशनल नहीं है क्योंकि ये एक ही कंट्री के अंदर नहीं है, डिस्टेंस एजुकेशन नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक तरह के क्या बोलते हैं, ये ओपन स्कूलिंग नहीं है, ये जाहिर सी बात है रिसर्च नहीं है, ठीक है, हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, यानी कि ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, लर्निंग थ्रू correspondence is which mode of education? नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लर्निंग थ्रू correspondence, यानी कि मतलब कि हम घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं ऐसे करके, उसको हम क्या कहेंगे, जो लर्निंग थ्रू corresponding होता है, मतलब आराम से बैठ के पढ़, उसको क्या कहेंगे, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक समावेशी शिक्षा प्रणाली बच्चों को डैश का उचित अवसर प्रदान करती है। तो एक समावेशी शिक्षा जहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन, तो बच्चों को क्या करेगी, वो सीखने का उचित अवसर देगी, ना मतलब ठीक है खेलेगी, आनंद भी उठाएंगे बच्चे, कार्य भी करेंगे, लेकिन मेन पर्पस है हमारा सीखने का उचित अवसर प्रदान करती है एक समावेशी शिक्षा। 80 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के शरीर कल्याण की गारंटी का क्या अर्थ है, बच्चे के शारीरिक कल्याण की गारंटी क्या कर रहे हैं, बच्चे की शारीरिक कल्याण की गारंटी का क्या अर्थ है। तो यह है कि जो बच्चे का शारीरिक कल्याण मतलब उसका फिजिकल हेल्थ वगैरह हम लोग को कैसे देना चाहिए, क्या गारंटी है, तो करें बच्चे को सुरक्षित और नुकसान से मुक्त रखना, आश्रय और कपड़े प्रदान करना, सारी चीज इंक्लूड करेगा ना, क्योंकि शारीरिक कल्याण है, बीमारी से बचाव करना और देखभाल करना, ठीक है, ये हमारा सब चीज शारीरिक कल्याण से जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे है भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक पोषण और स्नेह प्रदान करना, ये सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे शारीरिक कल्याण सिर्फ हमें मतलब ऊपर वाला चीज देखना है, इसलिए हम लोग सेकंड के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के स्कूल में समाजीकरण की व्याख्या करें। प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पे कह रहा है कि इसको मुझे समझकर होता है, उसको आप क्या समझते हैं, तो है कि शिक्षक बच्चों को अच्छी आदतें देते हैं, नागरिक जिम्मेदारी और समाज के साथ मिलना जुलना सिखाते हैं। ये हमारा प्राइमरी लेवल का एजुकेशन में हम सोशलाइजेशन को पढ़ाते हैं। शिक्षक बच्चों को अच्छी अच्छी आदतें सिखाते हैं और नागरिक जिम्मेदारी और समाज के साथ मिलना जुलना सिखाते हैं, किनसे कैसे बात करना चाहिए, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और कभी मतलब इसी चीज में लो हाई फील नहीं करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर की समस्त शिक्षण, एक मिनट में इसे थोड़ा सा बड़ा करूंगी, करें कि समस्त शिक्षण सहयोगी समूहों में होना चाहिए, इसकी वकालत निम्नलिखित में से किस विचारधारा द्वारा की जाती है। फिर से पढ़ूंगी, करें समस्त शिक्षण सहयोगी समूहों में होना चाहिए, इसकी वकालत निम्नलिखित में से किस विचारधारा द्वारा की जाती है, करें सामाजिक संरचनावाद। अच्छा, ये जो है ना समस्त शिक्षण सहयोगी, यानी कि ना क्या बोलते हैं, समाज की बात कर रहा है कि सभी का सहयोग चाहिए, समूह होना चाहिए, तो समूह चाहिए तो सामाजिक जाएंगे, तो सामाजिक ये स्ट्रक्चर का बात कर रहा है कि समस्त शिक्षण सहयोगी समूह में होना चाहिए। जितना सारे हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसको एक क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव ग्रुप होना चाहिए। तो ये हमारी बात करें सोशल स्ट्रक्चर का, ठीक है, अब समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। ये कह रहे हैं स्वर विज्ञान का अर्थ क्या है। स्वर आप देख रहे हैं, स्वर ध्वनि पढ़े हम लोग, ठीक है। शांत किस में आता है हमारा, ध्वनि मतलब क्या बोलते हैं इसको, भौल किस में आता है, ध्वनि में आता है, शांत में आता है, इसका क्या है, ध्वनि प्रणाली। स्वर विज्ञान का अर्थ है ध्वनि प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का इष्टतम रूप से उपयोग न किए जाने के पीछे एक सामान्य कारण है शिक्षा का व्यवहार। कह रहे शिक्षा में प्रौद्योगिकी का इष्टतम रूप से प्रयोग न करना, प्रौद्योगिकी वही टेक्नोलॉजी टाइप की कंपनी वगैरह जो होती है, तो समझिए टेक्नोलॉजी। शिक्षा में जो टेक्नोलॉजी का इष्टतम रूप से उपयोग नहीं किए जाने के पीछे का एक सामान्य कारण है कि हम शिक्षक का व्यवहार। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि हम क्यों नहीं टेक्नोलॉजी का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कह रहे हैं कि इसका पीछे का कारण है शिक्षक का व्यवहार। हो सकता है कि टीचर ही टेक्नोलॉजी से अवगत ना हो, तो इसीलिए यहाँ पे चूज किया गया है शिक्षक का व्यवहार। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में मौखिक भाषा कौशल विकसित करने के लिए वयस्कों द्वारा की जाने वाली गतिविधि क्या है। बच्चों में हम कैसे भाषा कौशल को विकसित कर सकते हैं कि बच्चा ओरल हो पाए, बोल पाए। तो कहते बच्चों में हम समृद्ध और गूढ़ शब्दावली का अभ्यास करवाएंगे। समृद्ध यानी कि उसका कुछ अर्थ हो, पूर्ण हो, गूढ़ हो यानी कि मीनिंग हो, ऐसी चीज को हम अगर अभ्यास कराएंगे तो वयस्कों द्वारा, तो बच्चे में क्या होगा, वर्डल लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के मार्गदर्शन के बिना एकाकीपन में किया गया पठन, मार्गदर्शन के बिना, ठीक है, अकेला पढ़ना बच्चा किया गया पठन के लिए रुचि विकसित करने में मदद करता है और सीखने वाले को एक स्वतंत्र पाठक बनाता है। यह किस प्रकार की पठन रणनीति है। यह है व्यापक पठन। देखिए ठीक है, बच्चा गहन पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि बिना टीचर के हेल्प किए बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए रुचि और बिल्कुल बच्चा क्यूरियस है, ठीक है, और सीखने वाले को एक स्वतंत्र पाठक बनाता है और वो बच्चा अपने आप में इंडिपेंडेंट फील करेगा। तो करें किस प्रकार के पढ़ रहा है, ये क्या है, व्यापक पठन, ठीक है। हम यहाँ पे स्कीमिक्स कहेंगे, कहानी कहेंगे, व्यापक कहेंगे। अच्छी उपलब्धि प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या है। अच्छी उपलब्धि प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या है।
ठीक है, मतलब हम लोग को कह रहे हैं कि गुड क्वालिटी अचीवमेंट टेस्ट मतलब जो होता है उसकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं इसकी कोशिश की जाती है और इसके कठिनाई के स्तर और विभेद शक्ति के आधार पर चुना जाता है। अच्छी उपलब्धि प्रशिक्षण की विशेषता है कि इसकी कोशिश की जाती है और इसके कठिन स्तर की विविध शक्ति के आधार पर चुना जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि इसी कठिनाई के स्तर को विभेद कर पाए और सीख चाहते हैं तो हम लोग हाई लेवल पे अचीवमेंट प्राप्त करेंगे शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वितीय भाषा सीखने के सिद्धांत में अर्जन, निगरानी, प्रकृति, इनपुट, प्रभावशाली परिकल्पना जैसे पद किसने दिए हैं? तो स्टीफन क्रेशन। याद रखिएगा कि स्टीफन क्रेशन जो होते हैं द्वितीय भाषा सीखने के सिद्धांत में बोलते हैं कि अर्जन करो, निगरानी करो, प्रकृति बनो और अपना इनपुट दो प्रभावशाली रूप से। तो उसे क्या मतलब तभी आपको कुछ अच्छा मिलेगा। तो ये किसने बात किया था द्वितीय भाषा के बारे में? स्टीफन क्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टीचर इज टीचिंग अर्थमेटिक इन द क्लास सी कंटिन्यू टू रिपीट अ पर्टिकुलर कंसेप्ट until it get fixed in the mind of the students. The approach the teacher is following in the class is called। देखिए कह रहे हैं कि टीचर इज टीचिंग अर्थमेटिक इन द क्लास, एक टीचर है जो मैथ का कुछ सवाल को पढ़ा रहे हैं। सी कंटिन्यू टू रिपीट अ पर्टिकुलर कंसेप्ट, कह रहे हैं कि वो एक मतलब जो कंसेप्ट है उसको रिपीट कर रहे हैं पर्टिकुलरली खास रूप से। एंड until it gets fixed in the mind of the मतलब जब तक वो बच्चा सीख नहीं पा रहा तब तक वो रिपीट कर रहे हैं तो कह रहे हैं अप्रोच मतलब आप लोग जानते हैं रिपीट करना क्या होता है, ड्रिल। तो कह रहे हैं कि ड्रिल अप्रोच द approach the teacher is following drill approach। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कह रहे हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कह रहे हैं नॉट बेनिफिट मतलब हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उसका बेनिफिट क्या नहीं है। तो कह रहे हैं डिटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम यहाँ से मतलब कह रहे हैं कि डिटेक्टिंग नहीं कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, बाकी हम नॉलेज मिलेगा, हमें प्रिजर्वेशन मिलेगा और रिटाइवल मिलेगा, मतलब हमें कुछ ना कुछ मिलेगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, लेकिन हम डिटेक्टिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किससे? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये नहीं है, दी डिटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा An English teacher of grade 3 is using a role play in the classroom to help children learn English effectively. She is actually using a technique। देखिए रोल प्ले हम चाहे 3 क्लास में कराएं या फिर किसी भी क्लास में कराएं, ये एक तरह का रोल प्ले टेक्निक होता है कि मतलब किस तरह से हम भाषा को ज्ञान को यूटिलाइज करते हैं, सीखते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? टेक्निक कहते हैं, टेक्निक। ठीक है, ये कोई प्रश्न नहीं है, मित्र नहीं है और ना ही नाम दीजिए। अब हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन, गणित की भाषा की इस रूप में सराहना करने वाले महान वैज्ञानिक कौन थे? गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने सृष्टि की रचना की है। देखिए अरे गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने सृष्टि की रचना की है। अच्छा, गैलीलियो ने कहा था कि जो मैथमेटिक्स है उस तरह वो लैंग्वेज है जिसमें जो गॉड है उन्होंने सृष्टि को क्रिएट किया है। एक गैलीलियो ने कहा था। ठीक है, गैलीलियो ने बात किया था। ठीक है, कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड या नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल टीचिंग स्ट्रेटेजी। हम लोग ये इनर स्टेटस पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दीज आर स्ट्रेटेजी वेयर अ टीचर डील्स विद लर्नर ऑफ वेरिएंट लेवल ऑफ वेरिंग एबिलिटी एंड डिफरेंट ग्रेड लेवल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। देखिए मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल बता रही हूँ, मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल मतलब मल्टी ग्रेड यानी कि मतलब उसमें हम हर क्लास के बच्चे रखे हैं, मल्टी लेवल यानी कि हर तरह के कॉम्बिनेशन लेवल के बच्चे रखे हैं। ठीक है, और फिर हम सबको मिक्स करके पढ़ा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम उसे बिल्कुल कंफ्यूज किए हुए हैं, बिल्कुल उसको अरेंज करके पढ़ा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक तरह की स्ट्रेटेजी होता है जहाँ पर टीचर जो होता है डील्स करते हैं लर्नर्स के मतलब वेरिएंट लेवल यानी कि हर तरह का अलग अलग उनके पास एबिलिटी होती है, कॉम्बिनेशन होता है, उस सबको डिफरेंट ग्रेड लेवल पे हम बच्चों को एक ग्रुप में पढ़ाते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल टीचिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कंसीडर्ड टू बी एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल लिविंग हैविंग अ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन वैल्यू टू ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ। देखिए कह रहा है कि मैथमेटिक्स विच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल लिविंग। कह रहा है कि मैथमेटिक्स का ऐसा कौन सा ब्रांच है जिसको कंसीडर किया जाता है, माना जाता है कि काफी एसेंशियल है और काफी एफिशिएंट है और ये हमारे जीवन के लिए सक्सेसफुल बनाता है और हैविंग द मैक्सिमम क्या है यूटिलिटेरियन वैल्यू टू ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अच्छा मतलब ये कह रहे हैं कि हम जो चलता फिरता जीवन में जो हमें ज्यादा यूज होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं हम रास्ते में चल रहे हैं, दो पक्षी देखे, बच्चे दो पक्षी देखे, फिर देखिए दो पक्षी और आ गया तो 4 हो गया, फिर हम कहीं जा रहे हैं तो कभी कभी हम स्टेयर्स को काउंट करते हैं। तो जो हमारा डेली लाइफ में यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक कहते हैं। हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे, अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे, ये क्या है? अर्थमेटिक होता है, एस्थेटिक नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज आईसीटी इनेबल इवैल्यूएशन मेथड। ठीक है, कहे विच ऑफ द फ्लोइंग इज आईसीटी इनेबल इवैल्यूएशन मेथड। तो ऐसा कौन सा मतलब ऑप्शन है जो आईसीटी इनेबल यानी कि आईसीटी को सक्षम बनाता है इवैल्यूएशन मेथड में? तो ये कहेगा ऑनलाइन असेसमेंट। जो हम लोग ऑनलाइन असेसमेंट करते हैं ना उसको आईसीटी को क्या कहता है? इनेबल बनाता है। ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सटेंडिंग कन्वर्सेशन विद चिल्ड्रन। कह रहा है कि अगर हम चिल्ड्रन के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो मतलब उसका क्या एक्सटेंड कर रहे हैं? तो ये कह रहा है हैव कन्वर्सेशन विद ईच चाइल्ड दैट गोज बैक एंड फोर्थ मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, बता रही हूँ अगर कह रहा है कि अगर हम सारे बच्चों के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो ये जो होता है कन्वर्सेशन बच्चों का एक्सटेंड करता है 4th मल्टीपल टाइम्स।
मतलब काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब जितना टाइम हम बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करेंगे उतना ही बच्चों में एक्सटेंडेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक प्रौद्योगिकी का लाभ नहीं है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी का लाभ नहीं है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं है। और अधिक समय लेने, शिक्षक का अनुभव प्रदान करना, अधिक समय लेने मतलब कह रहा है कि लाभ नहीं है। अगर हम अधिक समय ले रहे हैं और शिक्षक अनुभव प्रदान करना, तो ये हमारा लाभ नहीं है। और लाभ क्या है? वास्तविक संदर्भ की तुलना में कम खतरनाक अनुभव के साथ शिक्षा प्रदान करना, सुखद शिक्षा अनुभव प्रदान, वास्तविक संदर्भ की तुलना में कम खतरनाक अनुभव के साथ शिक्षा प्रदान करना, सुखद शिक्षा अनुभव प्रदान करना, विस्तारित शिक्षा और समाज के लिए गुंजाइश प्रदान करना। अच्छा ये देखिए, मतलब ये भी ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना इसके थ्रू हम जाएंगे कि अधिक समय लेना, शिक्षा अनुभव प्रदान करना, मतलब ज़्यादा समय लेकर कर रहे हैं तो ये हमारा शैक्षिक प्रौद्योगिकी का लाभ नहीं है, क्योंकि हमको पता है ये टेक्नोलॉजी है, थोड़ा कम टाइम लगेगा, तो ये कह रहा है कि लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली शिक्षा की तकनीक नहीं है? कह रहे कि शिक्षा का तकनीक नहीं है शब्दावली, ठीक है। तो ये कह रहे कि मानस चित्र, शब्द निर्माण हम कर सकते हैं, अक्षरों में घाल मेल कर सकते हैं, बच्चों के साथ पहेलियाँ खेल सकते हैं, लेकिन शब्दावली सीखना है ना, तो इसमें हम मानस चित्र क्या करेंगे, तो ये तकनीक नहीं है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? गेस्चर, देखिए जहाँ पे हम वर्बल नहीं कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल शांत है, तो हम गेस्चर से बात कर रहे हैं, या ऐसे करके, ठीक है। तो क्या हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है गेस्चर के अंदर आता है। कह रहा है ज्ञान का उद्देश्य क्या है, यानी कि ज्ञान उद्देश्य क्या है, नॉलेज का पर्पस क्या होता है। तो कह रहा है कि यह याद और अभिज्ञान, जो हम ज्ञान है जिसको हम याद किए हैं, अपने कोग्निशन यानी कि अपने क्या बोलते हैं इसको, मीटा कोग्निशन, विज्ञान में क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जाता है। ज्ञान का उद्देश्य ये होता है कि हम चीज़ों को याद करें और हमारा जो अभिज्ञान क्षमता है उसको विकसित करने के लिए हासिल करें, तो क्या है ज्ञान उद्देश्य। 19 नंबर क्वेश्चन है, इंटरेक्टिंग विद पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लोब कुड लीड टू विच ऑफ द फ्लोइंग नॉलेज एक्सप्लोजन? देखिए कह रहे कि इंटरेक्टिंग विद पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लोब, कह रहे कि हम मतलब जो लोगों से बातचीत करते हैं ग्लोबली, लाइक किसी ग्रुप में या फिर कहीं घूमने जाते हैं, तो एक तरह की क्या किस चीज़ को लीड कर रहा है, किस चीज़ को लीड कर सकता है, तो ये नॉलेज को एक्सप्लोजन कर रहा है, पढ़ा रहा है कि हाँ वहाँ पे क्या है, वहाँ के कल्चर क्या है, तो ये क्या कर रहे हैं, नॉलेज को एक्सप्लोजन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विकल्प शिशुओं के मौखिक कौशल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए बच्चा है, इसको हमको ओरल स्किल्स को वर्णन करना है, तो क्या हो सकता है, कहेंगे उसके आसपास के जितने व्यस्त द्वारा बोली जाने वाली शब्दों को सुनना और ध्वनियों के बारे में जागरूक होना, यही हमारा क्या है मौखिक कौशल का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि सारे लोग अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। बच्चा जैसे कि कह रहे हैं उनके आसपास के व्यस्त द्वारा बोली जाने वाले शब्दों को सुनना और ध्वनियों के बारे में जागरूक होना, यही हमारा शिशुओं का मौखिक कौशल का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए प्रारंभिक अवस्था में हमें योग की आवश्यकता क्यों है? योग ये सिर्फ प्रारंभिक अवस्था में नहीं, हर अवस्था के लिए नीड है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में हमें योग की आवश्यकता क्यों है? तो करें विभिन्न मुद्राओं से उन्हें परिचित कराने के लिए। देखिए ये ठीक है कि उनमें लचीलापन शक्ति बढ़ाने के लिए, तो वो बच्चा तो देखिए प्रारंभिक मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस करिए। प्रारंभिक अवस्था में है तो बच्चा लचीलापन है, उसके बाद शक्ति भी है, फिर आत्मसम्मान और शरीर जागरूकता को प्रोत्साहित करना। बच्चा प्रारंभिक है, क्या ही आत्मसम्मान अभी लाएगा। और 4 एकाग्रता, शांति, विश्राम में सुधार करने के लिए बच्चे के पास अभी कोई टेंशन नहीं है, वो ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेट है, इसीलिए हम सेकेंड आंसर के साथ जाएंगे कि बच्चों को हम उसको क्या। अच्छा देखिए, अगर हम पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में तो देखिए वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के वहाँ पे बच्चों के बुक में योग मुद्राएं दी रहती है कि हम कैसे करेंगे डॉग पोज, कैसे करेंगे सूर्यासन, ठीक है। तो उसे हम मुद्राओं से उनको परिचित कराते हैं बच्चे की, देखो कैसे क्या होता है प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है। आई थिंक यही क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करें पाई ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलर ग्राफ। हमें पता है पाई हमें कहाँ यूज होता है, हम देखिए थोड़ा सा सेंस है, पाई हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सर्कल में, तो पाई ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलर ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, imitation, articulation and naturalization are related to which of the below domains in learning? तो इमिटेशन यानी कि बच्चा इमिटेशन कर रहा है, आर्टिकुलेशन बच्चा चल फिर रहा है, नेचुरलिज्म यानी कि बच्चा बिल्कुल प्राकृतिक रूप से जैसे है वैसे कर रहा है, उसे हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं, ठीक है। ये कोई स्किल नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, कोग्निशन नहीं है, ये क्या हमारा साइकोमोटर डोमेन है, ठीक है। साइको भी है और मोटर डोमेन भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं दी गई हैं? शिक्षण सीखना तत्व, शिक्षण सीखना तत्व, पता नहीं कुछ इंग्लिश नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि शिक्षण सीखना तत्व दिया गया है 1986 की अवधारणाएं में। मूल तत्व पाठ नियोजन तक शिक्षण तत्व जैसा कुछ नहीं है, अगर शिक्षण आ रहा है तो उसके साथ हमें लर्निंग एलिमेंट भी आना चाहिए, ठीक है, शिक्षण लर्निंग एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा मस्तिष्क मानचित्र का उद्देश्य नहीं है? मतलब माइंड मैप उद्देश्य पर्पस क्या नहीं है? शिक्षण
शिक्षा सही, शिक्षा तो हम प्राप्त करेंगे ही ना, माइंड मैप से शिक्षा की प्राप्ति करेंगे, अपने आप एवोल्यूशन करेंगे, अरे हाँ यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, या ये हुआ था, ऐसे आंसर निकलते हैं। तो हम लोग ये करते हैं, लेकिन हम उससे क्या बोलते हैं, प्रेरणा नहीं लेते हैं, मतलब इसका कुछ उद्देश्य नहीं कि प्रेरणा लेना, ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य ये प्रेरणा लेना नहीं होता, हम चीज़ों को याद करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या था, तो फिर शिक्षा प्राप्ति मतलब ये भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन कौशल शिक्षा किशोरों की डैश में सहायता करती है। स्वस्थ संबंध बनाने तथा स्वस्थ और उत्पादक तरीके से जीवन को प्रबंध करना, ठीक है। जीवन कौशल शिक्षा किशोरों के, पता नहीं कहाँ जा रहा है दिमागी, जीवन कौशल शिक्षा किशोरों की डैश में सहायता करती है, मतलब जो होता है हमारा जो लाइफ स्किल्स होते हैं और लाइफ स्किल्स एजुकेशन होता है, वो कह रहा है कि जो किशोर हैं उनमें क्या सहायता करती है, तो उनको स्वस्थ संबंध बनाने तथा स्वस्थ और उत्पादक तरीके से जीवन को प्रबंध करना में सहायता कराती है। कौन? जीवन कौशल शिक्षा, जीवन में जो सारे हमारे स्किल्स वगैरह है उससे हम किशोरों में क्या होता है, हम किशोर या फिर जो किशोर हैं स्वास्थ्य संबंध बनाने तथा स्वस्थ को उत्पादक तरीके से जीवन का प्रबंध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्ट इज अ बीट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज बीन इम्पोर्टेड इनटू द स्कूल, हु स्टेट दिस। कह रहा है कि प्रोजेक्ट ऑफ अ बीट ऑफ रियल लाइफ, कह रहा है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक बीट यानी छोटा सा मतलब रियल लाइफ का एक हिस्सा है, दैट हैज बीन इम्पोर्टेड इनटू द स्कूल, जो क्या करता है स्कूल में इम्पोर्टेड करता है। किसने कहा था? हु स्टेट दिस, तो ये बैलेट कहे थे। ये बैलेट के बारे में ना मैं आप लोगों को कल शायद पढ़ाऊंगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो। 8 नंबर क्वेश्चन है, बागवानी में नियोजित कौशल, जब बच्चे एक खुरपे या पांचे का उपयोग करते हैं और लगाने के लिए पौधे के छोटे बीज उठाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? बारीक मोटर स्किल। देखिए यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं ना, उसमें जैसे फाइन मोटर स्किल्स आता है, तो अगर हम कोई चीज़ें कोई बीज बोते हैं खेतों में, जो भी हमारे फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे भी बोला जाता है कि अरे नहीं ऐसे मिट्टी बनाओ और फिर ऐसे बीज डालो, तो क्या एक तरह का फाइन मोटर स्किल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस प्रकार के प्रश्न गणित सीखने में रुचि पैदा करते हैं, वे तार्किक सोच और तर्क के विकास में सहायता करते हैं। इन सवालों के प्रावणीय और आश्चर्यजनक उत्तर है, यह किस प्रकार के प्रश्न है? एक तरह के देखिए पहेली पूछ रहा है, ये कोई जादू मनोरंजन खिलौना वाला नहीं, ये कह रहा है कि ऐसे नहीं पूछते हैं कि ऐसा कौन है जो ऐसा ऐसा करता है, तो इसे करेंगे ऐसा इस प्रकार का प्रश्न गणित सीखने में रुचि पैदा करता है, वे तार्किक सोच और तर्क के विकास में सहायता करता है, उसे हम पहले कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लेटो के अनुसार कला क्या है? प्रकृति की एक प्रतिकृति। देखिए क्या है, कह कि प्लेटो के अनुसार जो आर्ट है ना, वो प्रकृति की एक प्रतिकृति है, यानी कि नेचर का जो होता है ना, एक मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक क्रिएटर है, एक मतलब क्रिएचर है, नेचर इज अ क्रिएचर। तो एक कला क्या है? क्रिएचर। कला क्या है? आर्ट क्या है? जो नेचर द्वारा क्रिएट किया गया है, प्लेटो के अनुसार, ठीक है। कह रहा है उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एस्टीम्ड एंशिएंट आर्ट फ्रॉम वर्ल्ड। हाँ, कह रहे कि मतलब कि जो हमारा एंशिएंट जो प्राचीन आर्ट था उसमें से जो एस्टिमेट आंसर था वो क्या था? तो वॉल पेंटिंग नहीं था, हैंडीक्राफ्ट नहीं था, म्यूजिक एंड पोएट्री नहीं था, वो क्या था? डांस फॉर्म, ठीक है। ये ना एनआईएस डीएलएड के बुक में है इजीली, ठीक है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन भी देख के पढ़ सकते हैं, टाइम भी कहाँ बचा है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किशोरा अवस्था क्या है? तो कह रहा है किशोरावस्था क्या होता है कि किशोरावस्था तीव्र विकास की अवधि है जब युवा लोग नई क्षमताएं प्राप्त करते हैं और नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, सॉरी ऑप्शन जो आंसर वही पढ़ रहे हैं, और मुझे पता है सीटेट में हम लोग पढ़े हैं, और सही सीटेट हो या फिर बहुत सारे एग्जाम है उसके लिए। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, मतलब सीटेट मैंने एक टूल लिया कि जिसमें सीटेट हम सब पास किए हैं, इसलिए मैंने सीटेट यूज किया, अदरवाइज हम लोग या कीविश किए हैं या आरआरबी किए हैं। तो चलिए, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अस्वीकार, कम करना, पुनः प्रयोग और पुनः चक्र। मतलब कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि अगर हम मतलब नीड के अकॉर्डिंग हम इन्वायरमेंट को यूज करें, ठीक है, उसको फिर से प्रयोग करें, फिर उसको रिसाइकल करें। अस्वीकार का मतलब होता है कि जो चीज़ें मतलब ज़रूरत नहीं उसे अस्वीकार करें। द कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज गिवन बाय डेल, जो मतलब जो एक्सपीरियंस का कोन दिए थे ना, शंकु बनाए थे, वो दिए थे डेले ने, याद रखिएगा, ठीक है। डेले निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा भिन्नता के कौशल का एक उदाहरण है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रेरण भिन्नता के कौशल का एक उदाहरण है? भिन्नता यानी कि डिफरेंट कौशल कौन सा है? मोटिवेशनल डिफरेंट। तो बोर्ड पे नहीं लिखना होगा, प्रेरणा नहीं होगा, प्रश्न पूछना नहीं होगा, अगर हम संकेतों का प्रयोग करेंगे तो एक तरह का भिन्न मतलब एक प्रेरण भिन्नता के कौशल का उदाहरण है, अगर हम संकेतों का प्रयोग करना सीख रहे हैं तो। 16 नंबर क्वेश्चन है, कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह समाज की संस्कृति को दर्शाता है। हाँ सही बात है ना, कला को मतलब हम लोग देखते हैं कि कला में हम सिर्फ कला नहीं बनाते हैं, अगर किसी गर्ल्स को बना रहे हैं तो दिखाते हैं कि गर्ल्स कैसी होती है, अगर किसी जेंट्स को बना रहे हैं तो दिखाते हैं कि जेंट्स एक्चुअल कैसे दिखते हैं, किसी मतलब किसी भी चीज़ को दिखाते हैं, या फिर हम किसी होम को दिखाएं, गाँव को दिखाएं, तो उसमें हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं कि हाँ देखिए गाँव में की कल्चर कैसी होती है,
रूरल एरिया की कल्चर कैसी होती है, अर्बन एरिया की कल्चर कैसी है, तो क्या है, एक समाज की संस्कृति को दर्शाता है कला, ठीक है। बागवानी गतिविधि के दौरान इनमें से कौन सा साहित्यिक कौशल के विकास को पूरा नहीं कर सकता, यानी कि साहित्यिक कौशल यानी कि जो हम पढ़ते हैं पिछले कहानियां वगैरह, तो ये कह रहा है कि जो हम बागवानी कर रहे हैं उसके हिसाब से साहित्यिक कौशल का विकास कौन नहीं कर सकता। तो कह रहा है कि मिट्टी तैयार करना, रोपण, पानी देना और खरपतवार निकालना ये कोई साहित्यिक कौशल नहीं है। हाँ, साहित्यिक कौशल ये होगा कि अपने बगीचे या अपने गार्ड का नक्शा बनाना और पौधे को लेबल लगाना, मतलब साहित्यिक कौशल यानी कि जो लिटरेचर जैसा होता है ना कि हाँ हम कैसे क्या क्या करेंगे, बीज या पौधों को पॉकेट के उल्लिखित विभिन्न पौधों की वृद्धि आवश्यकताओं को पढ़ना कि हाँ किसको कैसे उगा सकते हैं और इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको और से अच्छा से टेक केयर कैसे कर सकते हैं, और बगीचे में उगाए जाने वाले विभिन्न पौधों के नाम सीखना कि हाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिर बच्चों को सिखाना, तो ये हमारा साहित्यिक कौशल में आएगा। लेकिन उसको रोप रहे हैं ऐसे कर रहे हैं तो साहित्यिक कौशल में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। कह रहा है कि किशोर शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का विकास करना जो व्यक्ति को स्वस्थ व्यवहार में ज्ञान और दृष्टिकोण को अंतरित कराने में सक्षम बनाती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, सॉरी यू गोड अंडरस्टैंड। और यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, छात्र की प्रगति और कमजोरी के बारे में उनके शिक्षकों और माता पिता को जानकारी प्रदान करने के लिए स्कूल को डैश रखना चाहिए। करेगी छात्र के हम पढ़ें कि संचयी जो रिकॉर्ड होता है वो बच्चों को प्रगति, प्रोग्रेस और वीकनेस के बारे में बताता है, और वो साथ में उस शिक्षकों और माता पिता को भी मतलब क्या बोलते हैं उसको जानकारी देता है कि हाँ आपके बच्चे में क्या क्या कमी है और क्या क्या प्रोग्रेस करने की जरूरत है और क्या क्या बच्चे सीख चुका है, तो इसे क्या बोलते हैं संचयी रिकॉर्ड। 20 नंबर क्वेश्चन है, कुछ भारतीय यह तर्क क्यों देते हैं कि भारतीय दस्तूर मांग करती है कि यौन शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा ये काफ़ी क्या बोलते हैं डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है कि मतलब कह रहे हैं कि कुछ भारतीय तर्क क्यों देते हैं कि भारतीय दस्तूर मांग करते हैं कि यौन शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, पर इसकी नीड है, पर पूछ रहे कि क्यों तर्क दिया जाता है कि नीड नहीं है। कह रहे हैं हमारी परंपराएं और सांस्कृतिक मूल्य ऐसी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, तो हम मतलब बोल रहे हैं ना कि जो हमारी इंडियन कल्चर होता है वो बोल रहा है कि हमारे पास ऐसे मतलब परिस्थितियाँ हैं, हम इसको नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है, हम लोग कर सकते हैं, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सारी जगह बताया जाता है पूरा खुल के। चलिए देखिए नेक्स्ट सेक्शन आप देखते हैं, शायद ये लास्ट हो। कह रहे 1 नंबर करें, देखिए हम 100 क्वेश्चन करने के लिए तो कह दिए हैं, लेकिन चलिए करेंगे लोग, समझाने में दिक्कत होती है ना, बाकी सब तो ठीक है। दिक्कत क्या है, अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 1, स्पोर्ट्स एंड गेम हेल्प इन डेवलपिंग एक्रोशी बिकॉज इट। करें स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो होता है बच्चों में किस डेवलप को एक्रोशी बना, मतलब किस में एक्रोशी बनाता है विकासात्मक में, तो कह डेवलप्स न्यूरो मसल एंड कोऑर्डिनेशन। बताया ना स्पोर्ट्स एंड गेम्स किस में आएगा, न्यूरो मस्कुलर है तो हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं, प्रॉपर डाइट फूड वगैरह वगैरह। ये क्या करता है, मतलब किस में एक्रोशी प्राप्त करता है, मतलब कह रहे हैं ना कि विकास में किस में एक्रोशी प्राप्त करता है, मतलब बिकॉज ऑफ इट किसके कारण, तो कहता है कि न्यूरो मसल और कोऑर्डिनेशन बनाता है कौन, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेलों का, अब जल्दी पढ़ेंगे, ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है। ओलंपिक खेल हम लोग कहाँ पे खेलते हैं, तो संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छा, मतलब अच्छा ओलंपिक खेल पता है क्या बोलते हैं, ओलंपिक खेल जहाँ पे मतलब सारी कंट्री के लोग आगे खेलते हैं, तो मतलब बोल रहे हैं अच्छा ये नॉर्मल पूछ रहा है किसका उद्देश्य क्या है, तो कहेगा संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि नॉर्मल ये हमारा क्या है एक मोरल लाइन भी है कि ये संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सामुदायिक विकास के लिए बहुस्तरीय आयोजना ढांचे में उच्चतम स्तर क्या है। खैर भारत में सामुदायिक विकास के लिए बहुस्तरीय मल्टी लेवल आयोजन ढांचा में उच्चतम स्तर क्या है, तो हमारा राष्ट्र है। हमको सबको पता है कि राष्ट्र गांव जिला राज्य सबसे ऊपर कौन आता है, हमारा राष्ट्र। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP का उद्देश्य क्या था, तो छात्रों को बढ़ने की प्रक्रिया, HIV एड्स और मादक पदार्थों की बुराइयों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना, यही हमारा क्या है AEP का उद्देश्य, ठीक है। किशोरावस्था शिक्षा का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, अब देखिए सिर्फ एडोलसेंस के बारे में, एक दिन मैं सोच रही हूँ एडोलसेंस का ही सारा क्वेश्चन सारा कंसेप्ट लाके पढ़ाऊँ। ओके वेट अ मोमेंट, आई विल ट्राई। किशोरावस्था शिक्षा का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, तो इस कार्यक्रम को व्यक्तियों को अपने मुद्दों को स्पष्ट करने और उनके अधिकारों को जानने, शर्म और भय सामना करने और आत्मसम्मान बनाने में सक्षम चाहिए। करें किशोरा का जो होता है मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, तो करें इस कार्यक्रम में व्यक्तियों को अपने मुद्दों को स्पष्ट करने और उनके अधिकारों को जानने, जो किशोरावस्था है उनको बताया जाएगा तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम्हारा मुद्दा क्या है, उसमें स्पष्ट रहो, ऐसे रिफ्लेक्ट मत हो किसी और चीज़ पे, पॉलिटिशियन पे, कुछ पे भी। शर्म और भय जैसे सामना करने को सिखाना कि शर्म नहीं आना चाहिए, अगर अच्छा काम कर रहे हो तो, और गलत काम कर रहे हो तो उसे भय करो, शर्म करो और आत्मसम्मान बनाने में सक्षम बनाना चाहिए, यही हमारा किशोरावस्था शिक्षा का मार्गदर्शक सिद्धांत है। 6 नंबर क्वेश्चन है, NLM का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका क्या है नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है, नेशनल लिटरेसी मिशन। 7 नंबर क्वेश्चन है, कार्य शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन विधियों में से एक है प्रेक्षण। याद रखिएगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रचिश परीक्षा, निबंध प्रकार की परीक्षा हम लोग ये नहीं पढ़े हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और मूल्यांकन में अर्धवार्षिक मतलब हम लोग करते हैं, लेकिन उसके पहले हम जो मूल्यांकन विधियों में से एक जो आता है वो प्रशिक्षण आता है। अगर ITPD का पूर्ण क्या है, तो I फॉर इन सर्विस, T फॉर टीचर, P फॉर प्रोफेशनल एंड D फॉर डेवलपमेंट। याद रखिएगा क्योंकि हम लोग टीचर में हैं, तो याद रखिए T फॉर टीचर, और I क्या है इन सर्विस, P क्या है प्रोफेशनल, हम लोग टीचर प्रोफेशनल ही देखे जाते हैं, और D क्या है डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक खेलों में
शारीरिक खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक क्षमताओं में सुधार करने में मदद करता है? तो कह रहे हैं शारीरिक खेल करना, तैयारी, अभ्यास, नियम और तकनीक, उचित आहार, ये ठीक है। लेकिन कह रहा है कि शारीरिक खेलों में निम्नलिखित में कौन सा मानसिक क्षमताओं में भी सुधार करता है? तो अगर हम लोग दौड़ते हैं ना तो शारीरिक के साथ साथ हमारा मेंटल हेल्थ भी ठीक रहता है। तो वही कह रहा है कि दौड़ेंगे ना तो सब ठीक रहेगा। सब ठीक रहेगा मतलब कि शारीरिक के साथ साथ हमारा जो मानसिक क्षमता है उसमें भी सुधार होगा। तो हमें दौड़ना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सभी देश ने इवेंट में भाग लिया। ये ना हम पढ़े थे, सभी देशों ने इवेंट में भाग लिया, करे सत्य नहीं है। देखिए यही सत्य नहीं है। जब हम ओलंपिक खेलों की बात करें ना प्राचीन के बाद, तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन यूरोप साइड में जब, अरे यार मैंने पढ़ा था फिर अभी भूल गई। तो जब खेल रहे थे ना तो पता नहीं क्या था, 2 कंट्री थे जो शुरुआत में किए थे ओलंपिक खेल के। पहले कुश्ती की तरह खेला जाता था, ठीक है, फिर उसको ऐसे फाइटर के रूप में खेला गया। तो ये कह रहा है कि मतलब क्या सत्य नहीं है? तो वही एकदम यही है कि उसमें सारे देश नहीं भाग लेते थे, बस कुछ ही देश भाग लेते थे, ठीक है। आई होप यू गेट इट। ओके, तो 11 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि NAEP वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 1978। याद रखिएगा NEP P8 ऐसे यार मतलब थोड़ा सा करेंगे 8 पर अक्टूबर 1978 was launched NEP नेशनल एडल्ट एजुकेशन अक्टूबर 1978। 12 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के मैराथन इवेंट में कितनी दूरी तय की जानी चाहिए? तो ओलंपिक खेलों के मैराथन में इवेंट में हमारी जो दूरी होती है याद रखिएगा 42.195 मीटर्स, 195 एंड 42 इज फिक्स एंड राइट 195 मीटर्स, 195 ऐसे बोला नहीं जाता है, बस याद कर सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक कभी भी सचमुच सिखा नहीं सकता है जब तक वो खुद को सीख नहीं लेता। यह किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जब तक आप कुछ सचमुच नहीं सीख पाते तब तक आप किसी को कैसे सिखा सकते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। 40 नंबर क्वेश्चन है, कार्य अनुभव में भ्रमण करके निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताओं का विकास किया गया है? तो कह रहा है कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसको, भ्रमण करके, तो कौन सी क्षमताओं का विकास किया जाता है? तो प्रेक्षण करने की क्षमता, ठीक है। ये देखना आनंद दिखना नहीं होता है। हम आई होप यू गॉट इट। द फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज गिवन बाय मैकली। हम लोग पढ़े हैं, जो मैकली थे वही, उन्होंने ही फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन को दिया था, ठीक है। और 16 है, अलोकर जात्रा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द बिलो स्टेट? अलोका जात्रा असम, ये रखना, अलोकर जात्रा असम जात्रा। देखिए एक होता है जट जो कि बिहार का है। अलोकर जात्रा इज एसोसिएटेड असे अलोकर असे असम, असे अलोकर असे असम एंड जात्रा असम। अलोक जात्रा इज एसोसिएटेड विद असम। कार्य सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पाद कार्य की अवधारणा किस वर्ष में लागू की गई थी? तो 1970 में। सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पाद कार्य, ठीक है, जो यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क की जो कंसेप्ट था किस वर्ष में लागू किया गया था? 1977 में। कार्य जनजातीय सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जीवन और बच्चों में कौन सा पेड़ बहुत महत्व रखता है? तो माहौल का पेड़। याद रखिएगा, जनजातीय जो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जीवन के जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पेड़ होता है वो होता है माहौल। याद रखिएगा कि जनजातियों में ज्यादातर से ना, जैसे गारो खासी जयंती है उसमें हम ज्यादा माँ का मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा जनजाति यानी कि माँ यानी कि माहौल का पेड़, से मतलब याद करने के लिए बता रहे हैं। 19 नंबर देखिए, हु फर्स्ट डिफाइंड द वर्ल्ड कम्युनिटी एज अ ग्रुप एस्टैब्लिश्ड बाय मेन हैविंग शेयर्ड वैल्यूज? अरिस्टोटल ने क्या डिफाइन किया था? द वर्ल्ड कम्युनिटी एज अ ग्रुप, ठीक है, कम्युनिटी एज अ ग्रुप एस्टैब्लिश्ड बाय द मेन हैविंग शेयर्ड वैल्यू, किसने कहा था? अरिस्टोटल, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी मैं थोड़ा सा फास्ट हुई, मुझे लग रहा था कब खत्म हुए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिदमिक एक्टिविटी इन फिजिकल स्पोर्ट्स? ये क्या होता है? जिम्नास्टिक होता है। जिम्नास्टिक जो होता है ना, मतलब उसमें रिदम भी होता है और उसमें साथ हम फिजिकल कुछ भी करते हैं। एक आप पता नहीं हम लोग देखे होंगे कि नहीं, एक शो था जिसमें लड़की जो होती है ना थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब सॉन्ग भी होता है और ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करती है, स्पोर्ट्स जैसा, वर्कआउट जैसा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिम्नास्टिक, ठीक है। आई गॉड वी विल कंप्लीट, सॉरी करेंगे नहीं, हम लोग कर लिए, वी डिड इट। सो आई होप यू गाइस यू लाइक इट। अगर आपको सीरीज अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करें, बस एक भी कमेंट करेंगे ना, कोई भी दिख रहे हैं तो मैं जरूर नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी। सो थैंक्स अ लॉट, शेयर द नेक्स्ट वीडियो। थोड़ा सा फोन में ब्लर दिख सकता है तो फोकस ऑन माई टंग। समटाइम्स मतलब मैं कुछ अजीब बोल भी देती हूँ, लेकिन हाँ समझाने को उद्देश्य से मैं अपना फुल देती हूँ। आई होप यू गॉट इट गाइज एंड सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज जस्ट वन कमेंट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।